नमस्कार मित्रों, आलोचना संग्रह फूल से कोमल वज्र से कठोर के दूसरे आलेख के साथ पुनः हाजिर हूँ। आलेख का शीर्षक है भारतीय नारी सभ्यता के विभिन्न आयाम। नारी तुम संजीवनी, नारी तुम संजीवनी और सुधारस जीवन की, सौम्या हो तुम भाव में कवि की कोमल कल्पना। जी हाँ मित्रों, इन चार पंक्तियों के साथ मैं भारतीय नारी का अभिनंदन करती हूँ और अपनी बात रखती हूँ। संजीवनी का संबोधन निश्चय ही नारी गरिमा को उद्घाटित करता है। अनादिकाल से नारी शक्ति को विविध रूपों में मान्यता मिलती रही है। सृष्टि संचालन, व्यवस्था एवं ऊर्जा स्रोत, शक्ति स्वरूपा नारी का वर्चस्व जग स्वीकृत है। जीवन का व्यावहारिक पक्ष प्रतिपल देवी के रूप में नारी से प्रतिफलित होता रहता है। शिक्षा एवं ज्ञान के लिए देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। धन्य, धान्य एवं समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी की तथा दैहिक एवं आत्मिक शक्ति या कहें ऊर्जा के लिए देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। पुरानी परंपराओं ने तो यहाँ तक सिद्ध किया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वर्तमान समय नारी स्वतंत्रता, सुरक्षा, उसके विकास की विषय वस्तु तय करने में लगा है। विभिन्न कालखंड गवाह हैं कि नारी ने सृष्टि चक्र और सभ्यता के उत्थान में मूल स्रोत की भूमिका निभाई है, किंतु उसकी स्थिति परिवर्तन में तात्कालिक परिवेश का सुदृढ़ हाथ रहा है। यहाँ सहज रूप में एक प्रश्न उभरता है कि क्या प्रारब्ध से नारी अशक्त रही है? इसके उत्तर के लिए पुरातन काल में लौटने की आवश्यकता होगी। यह सच है कि मानव सभ्यता एवं संस्कृति के उद्भव एवं विकास का मूल कारण स्त्री की आवश्यकताएं ही रही, कुछ प्रकृति प्रदत्त तो कुछ परिवेश के द्वारा उत्पन्न। पूरा पाषाण काल में स्त्री पुरुष की सहचरी थी, जीवन झरने की तरह पवित्र और प्रकृति के सानिध्य में था। लैंगिक आधार पर मर्यादाओं का सृजन नहीं हुआ था। साथ साथ भ्रमण करना और आखेट से पेट पालना यही जीवन था, जैसा कि आप सब जानते हैं। घर या वस्त्र की आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी। मन चिंता और चिंतन की परिसीमा से मुक्त था। प्रत्येक भाव या विचार प्रकृति के इर्द गिर्द घूमते थे। शीत के प्रकोप ने तन ढकना सिखाया, जो कालांतर में वस्त्र निर्माण का कारण बना। पहली बार सृष्टि का भार गर्भ में वहन करने पर स्त्री की सुरक्षा और सुविधा के लिए गुफा को आश्रय स्थल बनाया गया तथा जंगली पशुओं से रक्षा के लिए मुख्य द्वार को पत्थरों से बंद किया गया। यहीं से मकान का विचार पनपा। इसी प्रक्रिया से दरवाजे और चौखट की परंपरा विकसित हुई। आसपास में बीजांकुरण एवं पल्लवन के दृश्य ने कृषि के विचार को जन्म दिया, किंतु यह दहलीज स्त्रियों को वर्जनाओं में बांधने के लिए नहीं बनाई गई थी। प्रसूता स्त्री को गुफा में अकेले छोड़कर बहुत दूर जाना पुरुष के लिए संभव ना हो पाता था। सृष्टि के पश्चात सभ्यता और संस्कृति का पहला चरण कृषि कार्य था। कृषि उत्पाद ने ही तत्कालीन परिवेश में संस्कृति को जन्म दिया। समरूप स्वीकृत आचार व्यवहार ही संस्कृति की नींव हुई। गुफा से घर और जंगल से कृषि तक का सफर तय हुआ। घर की चारदीवारी तब भी नारी के लिए वर्जना मुक्त थी। हाँ, मातृसत्तात्मक समाज तदनुपरांत पितृसत्तात्मक समाज गठित होने लगा था। प्रमुख मानवशास्त्री E.B. टाइलर ने 282 समाजों का अध्ययन करके यह मत व्यक्त किया है
कि मानव समाज मातृसत्तात्मकता से पितृसत्तात्मकता की ओर बढ़ा है। J.F. मैकमिलन ने बहुपतिक विवाह को स्वीकारा। अमेरिकी विचारक बैकोफेन की रिपोर्ट के अनुसार यौन स्वच्छंदता एवं बहुपतिक विवाह के अस्पष्ट स्वरूप होने के कारण संपूर्ण समाज मातृसत्तात्मक था। ऐतिहासिक दृष्टि से लिखी गई डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की कहानियां एवं महापंडित राहुल सांकृत्यायन की वोल्गा से गंगा तक की आरंभिक कहानियां मातृता सत्तात्मक समाज की ओर इंगित करती है। राहुल जी ने यहाँ तक माना है कि भारतीय समाज और संस्कृति कभी अचल नहीं रही, उसके हर एक अंग में घोर परिवर्तन होता रहा है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर स्त्री पुरुष श्रम विभाजन के अंतर्गत पुरुषों ने आर्थिक आधार पर स्त्रियों पर अपनी सत्ता स्थापित की, किंतु लोहिया सदृश भारतीय विचारक उक्त मत से असहमत रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अवलोकन करने पर नर नारी की सिंधवी जीवन शैली में विकास और स्त्रियों का कला प्रेम तो भग्न अवशेषों में परिलक्षित है, किंतु उनके लिए मर्यादाओं के भिन्न परिमापन का कोई संकेत नहीं मिलता। वैदिक काल में आचार व्यवहारों को नियत करने तथा जीवन पद्धति को सुचारू बनाने के लिए वेद की रचना की गई, तो इसकी श्रुति रचना में गार्गी, कन्नगी, लोपा, मुद्रा, विकट, नितंबा आदि ऋषि कन्याओं ने अपने ज्ञान का सहयोग दिया। उपनिषद काल में मैत्रेय जैसी विदुषी तापसी ज्ञान के क्षेत्र में नारी का वर्चस्व सिद्ध करती हैं। रामायण एवं महाभारत काल में मर्यादाएं तय होने लगी थी, वर्जनाओं की उत्पत्ति हो चुकी थी, किंतु उभरकर सामने नहीं आई थी। इस काल में एक और राजा दशरथ की सारथी बनी रानी कैकेयी में सूझबूझ और साहस दृष्टिगोचर होता है, तो दूसरी ओर लक्ष्मण रेखा में बंधी सीता रेखा पार करने की भूल के कारण लंबे समय तक रावण के यहाँ कष्ट भोगती है। किंतु उससे भी बड़ी पीड़ा अग्नि परीक्षा की घटना दे जाती है। इतना ही नहीं, वर्जना मुक्ति हेतु उठा पहला कदम उसे अपने पति राम द्वारा सदैव कष्ट पहुंचाने का कारण बनता है। अग्नि परीक्षा के बाद भी रानी सीता एक अनपढ़ धोबी के एक व्यंग पर पति के द्वारा उस समय निष्कासित की जाती है जब वह उस वंश की निशानी अपने गर्भ में परिपोषित कर रही होती है। इससे ना तो उसकी इच्छा पूछी जाती है, ना याचना या विचार अभिव्यक्ति का समय दिया जाता है। विचार करें तो वर्जना की बेड़ी उसी समय से कस दी गई। अपनी नवव्याहता पत्नी उर्मिला की भावना की उपेक्षा कर लक्ष्मण का अपने अग्रज श्री राम के साथ वन जाना भी पुरुष सत्ता के उदय का प्रमाण देता है। स्वयंवर के नाम पर पिता की शर्त पूर्ति में सफल राजकुमार से विवाह करना राजकुमारी की व्यवस्था थी। उस काल में भी स्त्री स्वेच्छा से पुरुष के साथ शारीरिक समायोजन तो करती थी, किंतु पुरुष समाज के भय से संतान को देव के हवाले कर देती थी। किंवदंती के अनुसार रानी मंदोदरी द्वारा सीता का त्याग, कुंती के द्वारा कर्ण का त्याग इसी वर्जना के परिणाम है। दूसरी ओर पुरुष पक्ष के आदेश, सहमति या स्वीकृति पर पुरुष से समायोजन स्त्री स्वतंत्रता का पर्याय नहीं माना जा सकता। अम्बा अम्बालिका का केवल संतान उत्पत्ति के लिए मुनि वेद व्यास से समागम या पांडु की अक्षमता के आधार पर उसकी इच्छा पूर्ति हेतु कुंती का विभिन्न देवों से समागम कर संतान प्राप्ति करना भी स्वच्छंदता का नहीं, वर्जना का ही पर्याय है, क्योंकि आज भी कमोबेश वही परंपरा चली आ रही है। ऐसी मान्यता है कि बहुपतिक विवाह की परंपरा द्रौपदी के जीवन प्रसंग से संबंधित है। यहाँ भी द्रौपदी की इच्छा अनिच्छा जाने बिना उस पर 5 पतियों की पत्नी होने का दायित्व लाद दिया गया।
द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर द्वारा उसे दांव पर लगाना और हार जाना तथा सिर झुकाकर पत्नी के सम्मान को चीथड़े चीथड़े होते देखना, और इतना सब होने पर भी उसे 13 वर्षों तक अपने साथ साथ वन में भटकने के लिए विवश रखना मर्यादा के नाम पर वर्जनाओं का खुला प्रमाण है। हाँ, उस काल में वर्जनाएं स्वतः स्फूर्त थीं, जबकि कालांतर में विदेशियों द्वारा आक्रमण की दुर्नीति के कारण वर्जनाएं प्रत्यक्ष रूप से लादी गईं। इसका प्रतिबिंब आज भी ग्रामीण एवं अशिक्षित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओं में दृष्टिगोचर होता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धार, मंडला, जगदलपुर, अंबिकापुर यानी सरगुजा अंचल, रायगढ़, साथ ही झारखंड प्रदेश के बहुसंख्यक अंचल समुचित शिक्षा के अभाव में तथा असुरक्षा के कारण विकास के दौर में पिछड़े नजर आते हैं। सामंतवादी नीतियों ने भारी भरकम आभूषणों एवं साज श्रृंगार के बीच नारी मन को कैद करना प्रारंभ कर दिया। स्त्रियां भोग विलास की सामग्री बनने लगी, वे व्यक्ति से वस्तु में परिणत होने लगी। मुगल आक्रमणकारी शासक भारतीय संपदा के साथ युवतियों को भी ले जाने लगे। अस्मत की रक्षा के प्रति हिंदू समाज की सजगता ने वर्जनाओं की बेड़ी कठोर कर दी। हालांकि इसका प्रादुर्भाव भी हम रामायण काल में सुग्रीव और बाली के बीच रानी तारा के प्रसंग में पाते हैं। महाभारत काल में भीष्म द्वारा भाइयों के लिए अंबा, अंबिका एवं अंबालिका तीनों बहनों का स्वयंवर स्थल से हरण एक ऐसी ही घटना है और उसका प्रारंभिक स्वरूप है। कालांतर में भी विभिन्न रियासतों में बटे राजाओं द्वारा विजित राजाओं की राजकुमारियों को लाकर अपने महल की शोभा की वस्तु बनाना इसी परंपरा को पोषित करता है। किंतु विदेशी आक्रमणों ने वीरांगनाओं और विदुषियों की संतति को चौखट के अंदर सिमटने पर विवश कर दिया। सामवेद गाने वाला कंठ अवरुद्ध हो गया, संगीत कोठे की वस्तु होने लगा, युवतियां गणिकाएं बनाई जाने लगी, संगीत कंठ से घुंघरू और घुंघरू से देह पर छाने लगा। राजमहल का एक हिस्सा रंगमहल में ढलने लगा। इसके दुष्परिणाम स्वरूप बाल विवाह, सती प्रथा का प्रादुर्भाव और विकास हुआ। भोग का उपादान समझी जाने वाली स्त्रियां ब्रिटिश काल में भी मुक्त नहीं हो पाईं। पराधीनता का चक्र वर्जना बढ़ाता ही रहा, किंतु तत्कालीन समाज में जागृति का अंकुर फूटने लगा था। वीरांगना लक्ष्मीबाई से लेकर मंदाल शाह, दुर्गा बोहरा, कस्तूरबा गांधी, पुतलीबाई, कमला नेहरू, सरोजनी नायडू आदि की राष्ट्र के प्रति भूमिका अविस्मरणीय है। इन वीरांगनाओं के आह्वान पर हजारों नारियों ने चौखट की परिभाषा बदलते हुए राष्ट्र के लिए बलिदान दिए। एक और जहां लक्ष्मीबाई ने मर्दानी बनकर नारी ओज, गरिमा, उसके वास्तविक सौंदर्य तथा उसकी सबलता को रेखांकित किया, वहीं दूसरी ओर मंदाल शाह ने अपने 7 बेटों को मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया और यही विलाप करती रही कि ईश्वर ने उसे राष्ट्र सेवा के लिए 1-2 पुत्र और क्यों नहीं दिए। राजनेत्री, कवयित्री श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा नमक सत्याग्रह में निभाई गई भूमिका अविस्मरणीय है। उनकी अगुवाई में यह आंदोलन नारी आंदोलन के रूप में मुखर हो गया। सन 1717 ईस्वी महिला मताधिकार के मामले से लेकर सन 1919 ईस्वी रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली वे प्रथम महिला रही।
आजादी के पश्चात बालिकाओं की स्थिति में सुधार लाते हुए उसके शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास पर ध्यान दिया जाने लगा। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों द्वारा बालिकाओं के बहुमुखी विकास के लिए अभियान आरंभ किए गए। राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, श्रीमती सावित्री फूले अपमानों को सहते हुए भी पग पग पर बालिकाओं की समृद्धि को लक्ष्य कर उन्हें शिक्षित करने तथा समाज में जड़ जमा चुकी कुप्रथाओं को समूल उखाड़ने का काम करते रहे। बगैर इनके अथक प्रयासों की चर्चा किए आधुनिक भारतीय इतिहास का क्रम पूरा नहीं होता। मित्रों, आज यहीं तक। इसके आगे की यात्रा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए शुभ विदा।